नमस्कार साथियों, बीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमने लिया है पेपर एलडीसी कोटे के तहत चयनित कार्यालय अधीक्षक लेवल 6 एवं मुख्य कर्मचारी हित निरीक्षक लेवल 7 हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 28 जुलाई 2021। साथियों, लगभग 11 महीने पुराना पेपर है, 10-11 महीने पुराना पेपर है। रिटन टेस्ट फॉर ओएस लेवल 06 CSWLI लेवल 7 ऑफ 7 CPC सेलेक्टेड अगेंस्ट LDC कोटा एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 28 जुलाई 2021। और इसका जो पूर्णांक है वो आपके है 100 अंक का है और डेट जो एग्जामिनेशन की वो 28 जुलाई 2021 है। ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, 10-11 महीने पुराना ही है। और समय जो 2 घंटे हैं यानी 120 मिनट। और ये बहुत अच्छा पेपर है सभी के लिए, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, OS, WLI, OS सबके लिए बहुत अच्छा पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है साथियों इसमें, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LDC। LDC की फुल फॉर्म क्या है? तो LDC की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो वो है आपके ऑप्शन बी में, राइट आंसर बी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। LDC का फुल फॉर्म वो आपके ऑप्शन बी। तो आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। LDC की फुल फॉर्म पूछी है और ये प्रश्न पत्र भी है जो LDC कोटे का ही है। तो पहला ही प्रश्न इसी से संबंधित पूछ लिया कि LDC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो LDC की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए साथियों दूसरे प्रश्न पे वार करते हैं। गृह निर्माण अग्रिम की वसूली अधिकतम कितनी किस्तों में की जा सकती है? इन हाउ मेनी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स HBA कैन बी रिकवर्ड। तो इसके लिए आ जाएगा 20 वर्ष, 20 साल तक। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द रेट ऑफ नर्सिंग अलाउंसेज। नर्सिंग भत्ते की वर्तमान दर क्या है? तो वह है 7200 रुपये। जो नर्सिंग भत्ते की वर्तमान दर है वो ऑप्शन सी 7200 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है साथियों वो है, रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को NPA वेतन का कितने प्रतिशत देय है? तो वो है रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को जो NPA होता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। NPA का मतलब होता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भत्ता, वेतन का कितने प्रतिशत है? तो वो आपके है वेतन का 25%, ऑप्शन ए। साथियों इस पेपर का मैंने व्हाट्सएप लेवल पे लगभग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 200 सब्सक्राइबर्स को मैंने ये पेपर भेजा था और उनसे हल करवाया था इस प्रश्न पत्र को। तो जिन जिन लोगों ने इस प्रश्न पत्र का टेस्ट दिया है वो अपने आंसर अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये हल करके, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन है कि नहीं सर इसका उत्तर ये नहीं होगा ये होगा, तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं 8520203000 पर आप विथ प्रूफ के आपने कौन सी बुक से पढ़ा है, आपने कौन से नोट से पढ़ा है या आपने कहाँ से वो पढ़ा है, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसकी फ़ोटो विथ प्रूफ सहित उसको मुझे सेंड करें और उस प्रश्न पर हम डिस्कस करेंगे। हमारी कुछ मित्रों की टीम है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो BTC में इंस्ट्रक्टर रेलवे के जो पढ़ाते हैं
उस प्रश्न को वहाँ पर डिस्कस के लिए भेजेंगे। उसके बाद जो उसका फाइनल आंसर आएगा वो सबको बताया जाएगा, वो अगले पार्ट में बताया जाएगा। पार्ट 2 में या पार्ट 3 में उस प्रश्न का उत्तर उसको आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। तो यदि आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है प्रश्न में या प्रश्न के उत्तर में, तो आप मुझे 8502030400 पर विद प्रूफ सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही इसका पार्ट 2 आएगा या पार्ट 3 आएगा, उसमें हम उस प्रश्न को संशोधित कर देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न 5 है साथियों, ये प्रश्न आपको बहुत ही गौर से पढ़ना है और ध्यान भी देना है। इसमें गौर से इसलिए देना है कि जो HRA की जो वर्तमान दरें हैं वो चेंज कर दी गई है, और जो चेंज कर दी गई है वो ऑप्शन में है नहीं, पुरानी दरें लिखी हुई हैं। और इसमें जो ऑप्शन डी है वो ये भी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब आप यहाँ उत्तर क्या चूज करोगे वो आपको देखना है। तो इसमें व्हाट इज़ द रेट ऑफ HRA इन एक्स क्लासेस सिटीज़, तो यहाँ जो HRA की दरें हैं X, Y और Z के हिसाब से है। तो यहाँ आपको पहले जो ये HRA की दरें थी वो 8%, 16% और 24% थी, यानी कि Z की 8% थी, Y की 16% थी और X की 24% थी। और अब जो इनमें संशोधन कर दिया गया है वो संशोधन के हिसाब से अब Z की 9, Y की 18 और X की 27 हो गई है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि इस प्रश्न का उत्तर अपन देखें, व्हाट इज़ द रेट ऑफ HRA इन एक्स क्लास सिटीज़, एक्स श्रेणी के नगरों में मकान किराए भत्ते की वर्तमान दर क्या है, तो पुराने हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। लेकिन साथ में इसमें यह भी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम प्रेजेंट में बात करें तो एक्स के लिए 27% है। पुराने हिसाब से ये 24% ठीक है, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ये HRA की दरें चेंज कर दी गई, ये 9, 18, 27 हो गई। तो इसमें 27 में कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम पुराने हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए आता है यहाँ, और नए परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑप्शन डी आता है। तो अब आप अपने हिसाब से ले लीजिए, इसका ए लेंगे या डी लेंगे। अगर पुरानी दर पे देखते हैं तो ए सही है, और नई दरों के हिसाब से देखते हैं तो फिर इसमें डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 27% किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें मानना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और यदि आप पुराने परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो फिर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट, रेल कर्मचारी के बच्चों को हॉस्टल अनुदान का पुनर्भरण किस दर से किया जाता है? व्हाट इज रेट ऑफ रिवर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी, तो उसके लिए 6750 रुपये पर मंथ आता है, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, स्थानांतरण होने पर देय संयुक्त स्थानांतरण भत्ते की दर क्या है? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ बेसिक पे एडमिसिबल एज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑन ट्रांसफर, तो उसके लिए आपका ऑप्शन इसमें ए आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 80% ऑफ बेसिक पे, वेतन का 80%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न नंबर 8 है, रनिंग स्टाफ के सेवानिवृत्त लाभ की गणना करने हेतु मूल वेतन का कितना प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाता है? हाउ मच परसेंटेज एज ऑफ बेसिक पे इज एडेड फॉर रिकॉनिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू रनिंग स्टाफ, तो उसके लिए आपका 55% ऑफ बेसिक पे आ जाएगा, ऑप्शन सी, वेतन का 55%। और यहाँ पे है, रेल सेवक को एक वर्ष में कितने स्कूल पास देय होते हैं? रेल सेवक को एक वर्ष में कितने स्कूल पास देय होते हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा 3 सेट। और यहाँ पे जो है पूरी रात अवधि का क्या तात्पर्य है? देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ी मिस्टेक लग रही है। मिस्टेक ये लग रही है
कि ये FN लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा यहाँ सस्पेंस है। बाकी तो पूरी रात की अवधि का जो मतलब होता है वो रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का होता है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए 10 से रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये पूरी रात की अवधि का मतलब है। और यदि यहाँ पे अगर ये पूछता कि महिलाओं को रात्रि में कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी नहीं करवाया जा सकता, तो वहाँ पर आता शाम से 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी महिला को कारखाने में रात्रि ड्यूटी नहीं करवाया जा सकता, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन यहाँ पूरी रात अवधि का क्या तात्पर्य, तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है 10 PM से सुबह 6 AM तक। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, संख्या 11 है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक उपयोगी सेवा में हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिनों का नोटिस देना चाहिए, तो वो 45 दिन का होता है। तो वहाँ 45 दिन की जगह आप यहाँ 7 छक्की 42 ये ले सकते हैं। ऑप्शन ए 6 सप्ताह, 6 वीक इसमें आपका आंसर आ जाएगा। और यदि ये उत्तर दिनों में पहुंचता तो आपका आ जाता 45 डेज। हाउ मैनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस? योर आंसर इज ऑप्शन ए 6 वीक्स। चलिए ऑप्शन इसमें आपका ए आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 है, इसमें पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? व्हाट इज क्वांटम ऑफ पैटर्निटी लीव? तो ये 15 दिन के लिए दिया जाता है और 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, यानी 2 बच्चों की डिलीवरी के समय दिया जाता है। वो आपके 6 महीने के भीतर लेना होता है, अन्यथा लैप्स हो जाता है। 2 बच्चों पर दिया जाता है 15-15 दिन का। और यदि आप 6 महीने की अवधि में नहीं लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। तो ये 15 दिन आपका ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैक्सिमम बार रिपीट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है साथियों। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो रेलवे में, मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव, ये हमेशा बार बार मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। ये देखो मैटरनिटी का नाम लेते ही नीचे वही प्रश्न आ गया। महिला रेल कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर कितने दिनों का दत्तक ग्रहण अवकाश देय होता है? तो यहाँ पे जो अगर महिला बच्चे को गोद में लेती है तो भी उसको 180 दिन मिलेगा। और यदि वो माँ बनती है, डिलीवरी होती है उसको, तो भी उसको 180 दिन का मैटरनिटी लीव मिलेगा। यहाँ दोनों चीज़ें सेम है। यदि वो गोद लेती है तो भी 180 दिन यानी 6 महीने का अवकाश मिलेगा। और यदि वो मातृत्व अवकाश लेती है, माँ बनती है, डिलीवरी होती है उसके, तो भी उसको 180 दिन, यानी आप इसको 6 महीने या 26 वीक भी बोल सकते हैं। इसको आप 26 वीक भी बोल सकते हैं। 26 वीक्स, 6 महीने या 180 दिन। तो यदि महिला गोद लेती है बच्चा तो भी 6 महीने का ही उसको मिलेगा। और यदि बच्चे को जन्म देती है तो भी 6 महीने का मिलेगा। इसको आप 26 वीक्स भी बोलते हैं। अगर वीक में पूछे तो 26 वीक हो जाएगा, और महीनों में पूछे तो 6 मंथ हो जाएगा, और दिनों में पूछे तो 180 दिन हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। सेवानिवृत्ति पर अधिकतम कितने दिनों का अवकाश नकदीकरण देय है? तो वो 300 LAP का नकदीकरण है। आप चाहे कितनी जोड़ लो, आप जब सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो उस समय चाहे आप 350 जोड़ लो, 400 जोड़ लो, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 300 LAP का नकदीकरण ही दिया जाएगा उस समय। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ सुपरेनेशन? तो सुपरेनेशन उसको बोलते हैं साथियों, मैं बता दूं कि जिसको जिस समय रिटायर होना चाहिए वो उसी समय रिटायर होता है, यानी कि वाजिब डेट पे, जिस डेट को उसको रिटायर होना चाहिए उस डेट को ही जो कर्मचारी रिटायर होता है उसको सुपरेनेशन कहते हैं, तभी उसको पूरे लाभ दिए जाते हैं। तो ये 300 दिन के LAP का नकदीकरण उसको उस समय दिया जाता है। अब यहाँ जो 7 पे कमीशन आया है, 7 पे कमीशन में ये रूल आया है कि यदि कोई कर्मचारी 300 LAP नहीं जोड़ पाता है और यदि वो कम से कम 150 LAP जोड़ लेता है तो 150 LAP के अंतर्गत
150 HLAP जोड़ के और उसको 300 छुट्टियों का भुगतान उसको कर दिया जाएगा। ये 7 पे कमीशन में नया रूल है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चाइल्ड केयर अवकाश में कितने दिनों तक 100% वेतनदेही है? तो मैं ये बता दूं, जो चाइल्ड केयर लीव मिलता है वो 2 साल का मिलता है, यानी 730 दिन का मिलता है। तो उसमें जो प्रथम वर्ष होता है, यानी शुरू का जो प्रथम वर्ष होता है 365 दिन, वो 100% देय होता है। और जो दूसरा वर्ष देय होता है वो 80% देय होता है। तो यदि अगर वो यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए पूछता तो 80% हो जाता, लेकिन यहाँ पहले वर्ष के लिए पूछा है। पहले वर्ष का मतलब 365 दिन और दूसरे वर्ष का मतलब आगे के 365 दिन, तो टोटल 730 दिन का मिलता है। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन का मिलता है। तो इसमें प्रथम वर्ष के लिए पूछा है, इसलिए 100% प्रथम वर्ष के लिए 365 दिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। और यहाँ पे यदि वो 100% नहीं पूछ करके, वो 100% नहीं पूछ के 80% पूछता तो दूसरा वर्ष आ जाता, दूसरा वर्ष 365 दिन। चलिए प्रश्न संख्या 19 है साथियों। अब इसमें क्या है, 19 में रेल सेवा आचरण नियमों का कौन सा नियम उपहार लेने से संबंधित है? तो विच रूल इज रिलेटेड टू गिफ्ट इन रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल? तो इसमें जो नियम 13 है वो उपहार लेने से है, और नियम 13A है वो दहेज से संबंधित है। तो नियम 13 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नियम 15 है और नियम 14 है, नियम 16 है, तो नियम 13 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अपना ऑप्शन डी लगाएंगे, 19 में डी, क्योंकि उपहार से संबंधित जो आता है वो नियम 13 आता है और 13A होता है वो दहेज से संबंधित है। तो ये आपके इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, रेलवे बोर्ड स्तर पर वर्ष में PNM की कितनी बैठक आयोजित होती है रेलवे बोर्ड लेवल पर? तो ये 2 with each फेडरेशन, 2 प्रत्येक फेडरेशन के साथ, ऑप्शन ए। ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी PNM ऑर्गेनाइज्ड एट रेलवे बोर्ड लेवल इन ए ईयर? तो ये हो जाएगा आपका 2 with each फेडरेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर है साथियों। पास नियमों के तहत किस उम्र के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को मानार्थ पास पर परिचर की जगह सहचर अनुमति होता है? तो ये 65 वर्ष की आयु है। 60 वर्ष की आयु में जो मानार्थ पास होता है वो उसके लिए कम से कम आपको 20 साल की सर्विस चाहिए रेलवे में। यदि 20 साल की सर्विस आप कर लेते हैं और 20 साल की सर्विस करने के बाद आप VRS ले लेते हैं तो आप मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद ही मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं तो जो 65 वर्ष की जब आयु होती है तो आपको एक अटेंडेंट की जरूरत होती है, परिचर की। तो वो परिचर की जगह अनुमति होती है, तो वो 65 वर्ष की आयु पर होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। एट व्हाट एज कंपेनियन इज अलाउड टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इन प्लेस ऑफ सर्वेंट ऑन कम्प्लीमेंट्री पास? कम्प्लीमेंट्री पास मीन्स यानी मानार्थ पास। तो इसमें जो 65 वर्ष की आयु पर अटेंडेंट या सहचर के लिए अनुमति है रिटायर्ड कर्मचारी को, क्योंकि जो कम्प्लीमेंट्री पास मिलता है वो रिटायर्ड कर्मचारी को ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों इसमें, यहाँ पे है रेल सेवा आचरण नियमों के तहत समूह क के रेल सेवक हेतु, समूह क यानी ग्रुप ए, यहाँ ग्रुप ए की बात हो रही है। ग्रुप ए में तो अधिकारी लोग आते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गिफ्ट व्हेन ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट कैन एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड एंगेजमेंट ETC? यानी रेल सेवा आचरण नियमों के तहत समूह के रेल सेवक हेतु विवाह सगाई आदि अवसर पर उपहार लेने की अधिकतम सीमा क्या है? तो वो आपके 25,000 रुपये है, ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर सी।
नेक्स्ट है बच्चा देखभाल 24 है। बच्चा देखभाल अवकाश के प्रयोजन हेतु एकल पुरुष कर्मचारी से क्या तात्पर्य है? एकल का मतलब या तो वो तलाकशुदा हो तो वो अकेला हो जाएगा, या फिर वो अनमेरिड हो तो भी अकेला हो जाएगा, या फिर उसकी पत्नी मर गई हो तो वो विधवा हो जाए, विधुर कहलाएगा। तो ये सारे ही क्या हैं, उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसमें। आंसर डी। अंग्रेजी में देख लेते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंगल मेल एम्प्लॉय इन रिलेशन टू चाइल्ड केयर लीव? तो उसके लिए आपके आ जाएगा डिवोर्स, विडोवर और अनमेरिड। तो ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट 25 की बात करते हैं। 25 में क्या पूछा है इन्होंने? व्हाट इज़ द रेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सिंग स्टाफ वर्किंग इन रेलवे? यानी रेलवे में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों हेतु वर्दी भत्ते दर की दर क्या है? तो वो RS 1800 रुपये पर मंथ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 26। हाउ मैनी टाइम्स सिंगल वर्किंग वुमेन कैन अवेल चाइल्ड केयर लीव इन ए ईयर? तो ये क्या होती है मैं बताऊं इसमें क्या होता है, आपको समझाऊं। एक महिला कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी बार बच्चा देखभाल अवकाश ले सकती है? तो इसमें ये होता है कि ये जो चाइल्ड केयर लीव मिलती है ये 730 दिन की मिलती है। ठीक है साथियों, ये 730 दिन की मिलती है, और ये जब तक मिलती है जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता है, जब तक ये छुट्टी आप ले सकते हो। और इसकी एक शर्त यह है कि ये वर्ष में 3 बार मिलती है, वर्ष में ये 3 बार मिलती है। और इसकी एक शर्त और है कि मिनिमम ये 5 दिन की मिलती है, मिनिमम से मिनिमम 5 दिन की मिलती है मिनिमम। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम उत्तर की जांच करें, हाउ मेनी टाइम सिंगल वर्किंग वुमेन कैन अवेल चाइल्ड केयर लीव इन ए ईयर, तो ये एक वर्ष में 3 बार 3 टाइम्स आ जाएगा। 3 बार में 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स में एक बार में कम से कम कितने दिन की मिलती है? 5 दिन की मिलती है। तो यहाँ पे अगर अपन उत्तरों का अवलोकन करते हैं तो आपके जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए साथियों नेक्स्ट अपने लेते हैं प्रश्न संख्या 27। JCM NC में रेलवे फेडरेशन के कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे 24 प्रतिनिधि भाग लेते हैं एनसी में, JCM में, यानी जॉइंट कंसल्ट्री मशीनरी। एंड एनसी में 24 लेते हैं, तो 24 प्रतिनिधि होते हैं, 24 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो 24 इसे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ए में भी 30 है तो 24 तो नहीं है, बी में 26 है, सी में 20 है, तो 24 होते हैं। तो 24 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ के लिए जो JCM/NC में रेलवे फेडरेशन के कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो वो 24 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, तो उसमें 24 प्रतिनिधि होते हैं, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी लगाएंगे अपन। कम से कम 200 लोगों ने मैंने ये व्हाट्सएप पे टेस्ट के लिए भेजा था। 200 जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है और जिनको मैंने मटेरियल अवेलेबल कराया है, उन लोगों को मैंने ये नोट्स ये पेपर उनसे सोल्व करवाया था और व्हाट्सएप लेवल पे उनका टेस्ट लिया था। व्हाट्सएप लेवल पे मैंने ये पेपर सेंड किया था उन लोगों को और उनका टेस्ट लिया था। तो टेस्ट में सब अपने अपने कितना प्रतिशत बैठ रहा है, किसी का 60 बैठ रहा था, किसी का 70 बैठ रहा था, किसी का 80 बैठ रहा था। तो
सब अब इस पेपर को वो अपना उत्तर का मिलान कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इसको यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ और सोल्व कर रहा हूँ। आप अपने उत्तर इस वीडियो को देख के अपना पेपर चेक कर सकते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये कोलकाता है साथियों, ऑप्शन बी। विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलकाता। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। इन विच ईयर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड? केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये 1 नवंबर 1985 को हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए बैठ रहा है इसमें, इन 1985, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 30 है वो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम इन एंटायर सर्विस कंप्यूटर एडवांस कैन सेक्शन? आप पूरे सेवा काल में कितनी बार व्यक्तिगत कंप्यूटर की खरीद हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो आप कंप्यूटर लोन 5 बार सेक्शन करवा सकते हैं। प्रथम बार में ये 50,000 रुपये मिलता है और फिर सेकंड बार में ये 40,000 रुपये मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। ग्रुप सी के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को कितने मानार्थ पास दिए जाते हैं? तो वो आपके 2 दिए जाते हैं, 2 सेट दिए जाते हैं, ऑप्शन ए। हाउ मैनी कंप्लीमेंट्री पासेज आर एडमिसिबल ऑफ रिटायर्ड ग्रुप रेलवे एम्प्लॉई इन ईयर? जो कंप्लीमेंट्री पास होता है, मानार्थ पास होता है, जो सेवानिवृत्त, चाहे वो 20 साल की सर्विस पे VRS ले, चाहे 25 पे ले, चाहे नौकरी पूरी होने के बाद रिटायर ले, तो उसको जो मानार्थ पास मिलता है वो 2 सेट, ग्रुप सी का जो कर्मचारी होता है उसको 2 सेट मिलता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए यहाँ आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये अच्छा इसलिए कि ये पेपर में भी आया तो और अच्छा हो जाता है। यहाँ अपन कई बार LAP की बात करते हैं, तो जैसे अपन CL अवकाश को तो अपन आधे दिन की दे सकते हैं, आधे दिन की सेक्शन करवा सकते हैं। क्या LAP को भी आधे दिन की सेक्शन करवा सकते हैं? जी हाँ, LAP को भी आधे दिन की सेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो ओनली आपके पूरे सेवा काल में ओनली 6 बार, पूरे रेल सेवा काल में, पूरे आपके सेवा काल में ओनली 6 बार आदि LAP आप सेक्शन करा सकते हैं। उसमें भी शर्त यह है कि वो केवल वर्कशॉप में ही करा सकते हैं, ओपन लाइन में या ट्रैफिक में, ओपन लाइन पे, डिवीज़न लेवल पे आप वहाँ नहीं करा सकते। केवल वर्कशॉप में आधे दिन की LAP दी जा सकती है, और वो भी पूरे सेवा काल में सिर्फ 6 बार, ओनली 6 बार। तो चलिए प्रश्न को पढ़ सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर आर्टिजन स्टाफ ऑफ वर्कशॉप कैन बी अवेल 1/2 डे LAP? 1/2 डे LAP यानी कारखाने में आर्टिजन कर्मचारियों को 1 वर्ष में अधिकतम कितने बार आधे दिन का अर्जित अवकाश दे? सॉरी साथियों, मैं पूरा सेवा काल बोल गया था, यहाँ 1 वर्ष की बात हो रही है, 1 वर्ष की बात हो रही है। 1 वर्ष में 6 बार, 1 वर्ष में आप 6 बार, 1 वर्ष में 6 बार आप 1/2 LAP वर्कशॉप में, ओनली वर्कशॉप में, ओनली वर्कशॉप में आप सेक्शन करा सकते हैं 1 वर्ष में, 1 वर्ष में करा सकते हैं। मैंने पूरा सेवा काल बोल दिया था, उसके लिए सॉरी साथियों। 1 वर्ष में 6 बार, तो आप चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 6 बार 6 टाइम, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट तो ये तो मैं कई बार आपको कई प्रश्न पत्रों में बता चुका हूँ। प्रश्न संख्या जो 35 है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंडक्ट रूल which conduct rule partners to sexual harassment of working women at work place? तो इसके लिए रूल 3rd C आ जाएगा।
रूल 3C आ जाएगा, यानी कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी कौन सा आचरण नियम है, तो वो नियम आपके रूल 3C आ जाएगा इसमें आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पूछा जा रहा है। और 11 तारीख का बड़ोदरा डिवीज़न में WLI का पेपर है 11 जून का, कल का, आज 10 जून है, कल 11 जून का पेपर है, 11 जून 2022, तो कल का उनका पेपर है 11 जून को। तो उनके लिए भी ये पेपर बहुत मायने रखेगा और इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है इस प्रश्न पत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ध्यान रखिएगा नियम 3C। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार इस प्रश्न को मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, चाहे वो जेई का हो, WLI का हो, OS का हो, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क हो या रैंकर, किसी भी प्रकार की विभागीय परीक्षाएं हो, इसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 है, भविष्य निधि से सेवानिवृत्ति से, इंग्लिश पहले देख लेते हैं इसकी। हाउ मच परसेंटेज एज अमाउंट एज फाइनल विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इज परमिशिबल ऑन अकाउंट ऑफ सेटलमेंट, यानी भविष्य निधि से सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व जमा राशि का कितने प्रतिशत राशि अंतिम निकासी के लिए निकाली जा सकती है। अब देखो साथियों, यहाँ 2 वर्ष दे दिया, अगर यहाँ 1 वर्ष देता तो आपकी राशि हो जाती 90%, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ 2 वर्ष की शर्त लगा दी, तो 2 वर्ष की जब शर्त लगाएगा तो फिर आपका जमा राशि का 75% हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 वर्ष नहीं करके ये 1 वर्ष कर देता तो फिर आपका जमा राशि का 90% हो जाता, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता। इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन बी राइट नहीं हो करके ऑप्शन ए राइट है। जब जब अपना सेवानिवृत्ति का समय आता है तो उससे 1 साल पहले, यानी 12 महीने तक के टाइम में, यानी 12 महीने, जब उसका 12 महीने रह जाता है सेवानिवृत्ति का, 1 साल रह जाता है, जो अपनी प्रोविडेंट फंड में जमा राशि है उसका 90% हम निकला सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 साल के लिए पूछा है तो फिर 2 साल के लिए 75% हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, ये क्या आ गया बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 37 है, 37 की अपन बात करते हैं। 37 में चलो देखते हैं, हाउ मैनी टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट ऑफ JCM जॉइंट कंसल्टेटरी मशीनरी DC फ्रॉम बोथ AIRF एंड NFIR, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एंड नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे। तो दोनों के मिला के कितने सदस्य होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, दोनों को मिला के AIRF के तो होते हैं 11 और NFIR के होते हैं 19। तो अब आप जोड़ लीजिए 11 और 19 कितने होते हैं। 11 और 19 आपके हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो 30 ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है आपके, ये बैठ रहा है आपके C ऑप्शन में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। यानी JCM एंड DC में मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशन यानी AIRF और NFIR से अधिकतम कुल कितने सदस्य भाग ले सकते हैं, तो वो 11 + 19 यानी टोटल 30 ले सकते हैं। तो ऑप्शन C आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 38 है, वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, एक सुविधा पास अथवा PTO में अधिकतम कितने आश्रित शामिल किए जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कंप्लीटली इसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, ये इतना अच्छा प्रश्न है कि मैं इसको कंप्लीट ही बता देता हूँ। एक जो सुविधा पास होता है PTO, चाहे सुविधा पास बोल दीजिए चाहे PTO, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, उनमें जो आश्रितों की जो अधिकतम की जो संख्या है, अधिकतम जो कितने आश्रित शामिल कर सकते हैं, तो 2 सदस्य शामिल कर सकते हैं, ऑप्शन ए।
अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपका आंसर हो गया, ओनली ए हो जाएगा, ये तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सदस्य आश्रित अधिकतम शामिल कर सकते हैं। लेकिन 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 आपको ये ध्यान रखना है कि 2 सदस्य यदि आप आश्रित शामिल करते हैं तो फिर आपकी फैमिली में से ओनली 3 ही सदस्य शामिल करने पड़ेंगे। यदि आप 2 आश्रित सदस्य शामिल करते हैं तो फिर आपकी फैमिली में से 3 ही सदस्य शामिल करने पड़ेंगे, यानी टोटल आप 5 से ज़्यादा फास्ट पीटीओ में शामिल नहीं करा सकते। और यदि आपने एक आश्रित शामिल किया है तो आप 4 सदस्य आपके फैमिली में से ले सकते हैं। तो दोनों मिला के फिर हो गए वापस 5, यानी 5 की संख्या मैक्सिमम है। और इसके बाद एक चीज़ और है, यदि आप दोनों आश्रितों को हटा देते हैं, केवल परिवार के सदस्य ही लेते हैं, तो फिर परिवार के सदस्य कितने भी हो सकते हैं, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, यानी अनलिमिटेड। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, मैंने इसको आपको कंप्लीटली बता दिया है, इसको गौर से आप समझना। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो रोक के बैक करके वापस इसको समझ लेना। यहाँ कंडीशन ये है कि यदि आप पास पीटीओ में सदस्य शामिल करते हैं तो आश्रितों की जो सदस्य संख्या जो शामिल है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करें। लेकिन यदि आपको पास में आश्रितों को शामिल कर लिया तो फिर आपके परिवार की संख्या सीमित हो जाएगी, चाहे भले आप परिवार में 5 हो चाहे 7 हो। फिर आप जो परिवार में, जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी आप हैं, तो 7 हो गए। तो 7 में से आपको अगर 2 आश्रित लेते हैं तो फिर 3 ही रखने पड़ेंगे, और एक आश्रित शामिल कर लेते हैं तो फिर आपके 7 परिवार में से 4 लेने पड़ेंगे, 3 वंचित रह जाएंगे। और यदि आप दोनों आश्रित हटा सकते हैं तो फिर आपके सातों के सातों आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी यहाँ बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रश्न संख्या 39 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 किस पर लागू नहीं होता? औद्योगिक विवाद अधिनियम, पहला प्रश्न तो यही बनता है यहाँ पे, इस प्रश्न को रट लीजिएगा, ये इसका ईयर पूछ सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम का ईयर पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये 1947 है। तो ये कहाँ पर लागू नहीं है? ये रक्षा सेवा में नियुक्त कामगारों के लिए लागू नहीं है, यानी फोर्स के लिए ये लागू नहीं है। रेल सेवा के लिए तो ये लागू हो जाएगा, और डाक यार्ड में नियुक्त कामगार भी, वर्कर एम्प्लॉयड इन डॉक यार्ड, यहाँ पे भी ये लागू हो जाएगा। लेकिन रक्षा सेवा फोर्स के लिए ये लागू नहीं होगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, रट लीजिएगा। अब यहाँ ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, जो 40 नंबर का प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी जा सकता है। जिन लोगों की कल 11 जून को एग्ज़ाम है उनके ही प्रश्न भी आ सकता है। यहाँ जो स्टाफ बेनिफिट फंड है, SBF है, उसमें जो राशि थी वो कर्मचारी की अनुदान की, वो पहले राजस्व की जो राशि थी, अमाउंट था, वो पहले 500 रुपये था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 800 रुपये कर दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत से रेलवे कर्मचारी इसको 500 ही समझते हैं। मैं उनकी नॉलेज में डाल दूं कि अब ये 800 रुपये हो गए हैं। हाउ मच अमाउंट इज क्रेडिट अंडर SBF स्टाफ बेनिफिट फंड? SBF का मतलब होता है SBF का मतलब होता है आपके स्टाफ बेनिफिट फंड। पर ईयर पर एम्प्लॉय फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू। तो ये जो राजस्व था ये प्रत्येक कर्मचारी का पहले 500 रुपये था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 800 कर दिया। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ये 800 रुपये होगा। श्री नितेश ओझा जी ने मेरे से ये पूछा भी था कि सर इसका ये 500 होगा या 800 होगा। तो एक बार में तो मैंने भी उसको 500 बोल दिया था, लेकिन जब मैंने इसको रीचेक किया तो ये 800 रुपये हैं। तो श्री ओझा साहब आप भी सुधार कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर भेजा है ये पेपर भी श्री नितेश ओझा जी ने बड़ोदरा डिवीज़न से भेजा है, और कल उनका एग्ज़ाम है 11 जून को। तो हम सभी उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका सिलेक्शन कल WLI के एग्ज़ाम में हो जाए। ऐसी हम इस चैनल के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं श्री नितेश ओझा जी, फ्रॉम वडोदरा से हैं, टेक्नीशियन 2 पद पर कार्यरत हैं, और कल उनका WLI का एग्ज़ाम है।
तो हमारे ग्रुप और हमारे इस चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये पेपर भी उन्होंने ही भेजा था, तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ ओझा साहब आपको। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न नंबर 41 है, कर्मचारी हित निधि से प्रति माह अधिकतम कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पे स्टाफ बेनिफिट की बात आ गई है वापस साथियों। SBF का मतलब होता है स्टाफ बेनिफिट फंड। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड। तो उसके लिए जो राशि दी जाती है वो दी जाती है आपके 1500 रुपये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 है, कर्मचारी हित निधि के तहत मंडल पर स्थित रेलवे संस्थानों के मुख्य संरक्षक कौन होता है। वो ही इज द पैटर्न अंडर स्टाफ बेनिफिट ऑफ रेलवे इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द डिवीजन। तो डिवीजन लेवल पे DRM साहब होते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न जो 43 नंबर का है वो बहुत ही अच्छा है और आप इसको गौर से पढ़िएगा। ये अच्छे के साथ साथ खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए हो जाता है कि इसका उत्तर ABC ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आपको D लगाना पड़ेगा, इसलिए ये खतरनाक हो जाता है। तो इसको गौर से पढ़िएगा। कर्मचारी हित निधि के तहत स्थापित आयुर्वेदिक होम्योपैथी डिस्पेंसरी के कंसल्टेंट को 4 घंटे की कार्य विधि हेतु कितना मानदेय मिलता है। तो वो मिलता है आपके 9000 रुपये। कितना मिलता है, 9000 रुपये मिलता है। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ हारमोनियम पेबल टू कंसल्टेंट फॉर हाउस वर्किंग ऑफ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक। ये क्या है साथियों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। CLIN क्या है, क्लाइमेट है क्या, क्लाइनेट है। सेटअप अंडर SBF यानी कि कितना मानदेय है, तो वो है आपका मानदेय 9000 रुपये। और ये 9000 रुपये इसके लिए आप देख सकते हैं, RB लेटर नंबर 6/2009, RB लेटर नंबर 6/2009 देख सकते हैं, उसमें 9000 रुपये दिए हुए हैं। तो ये जो 9000 रुपये दिए हैं ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, न तो A में है, न B में है, न C में है। तो आपका यहाँ ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 है। हु इज द यार ये क्या कंप्यूटर महोदय जी, धोखा मत दो यार। ये देखो बार बार आ रहा है, ये भी मज़े ले रहा है। अरे भाई पेपर हल कर लेने दे भाई। चलिए नेक्स्ट अपन 44 पे चलते हैं। हु इज़ द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकार कौन है। तो ये भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। आदरणीय सम्मानीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं भारत के राष्ट्रपति जी, जो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम 45, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु कौन सा मानक फार्म प्रयुक्त होता है। तो जांच अधिकारी के लिए मानक फार्म 7 होता है, ये आप सभी जानते हैं भी होंगे। अगर आपने मानक फार्म याद कर रखे हैं तो ऑप्शन बी आ जाएगा। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी ऑफिसर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 7 हो जाएगा और आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46 है। निलंबन विच फॉर्म इज यूज फॉर रिक्वेशन ऑफ सस्पेंशन। रिक्वेशन ऑफ सस्पेंशन निलंबन से बहाली के लिए। तो निलंबन से बहाली के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी। SF1 आता है जो निलंबन के लिए आता है, SF2 आता है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए आता है, SF3 आता है जो निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए आता है, और SF4 आता है जो निलंबन से बहाली के लिए आता है, SF5 आता है जो बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए आता है, SF11 आता है जो छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए आता है, और SF7 आता है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आता है। तो ये और SF14 आता है जो
सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को आरोप पत्र देने के लिए आता है। तो ये थे मेन मुख्य स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए इसमें आपका 46 में बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 आ जाएगा इसमें। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसमें इस प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न है साथियों, इसलिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर याद कर लें, आपके 2 प्रश्न WLI में पक्के आएंगे। चलिए नेक्स्ट है 47 है साथियों। टाइम काफ़ी हो चुका है और इस पेपर में अपन सिर्फ 50 प्रश्न करेंगे। चलिए 47 नंबर का देख लेते हैं। प्रधान कार्यालय द्वारा नियंत्रित, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। हाउ मच परसेंटेज एज क्रेडिट गिवन टू रेलवे बोर्ड वैकेंसी बैंक इन केस ऑफ सरेंडिंग ऑफ हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट, यानी प्रधान कार्यालय द्वारा नियंत्रित पद को सरेंडर करने पर उसकी कितनी प्रतिशत राशि रेलवे बोर्ड वैकेंसी बैंक में की जाएगी। तो उसके लिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25%, सी 47 में सी। और इसका किसी ने मेरे को प्रूफ भी भेजा था, बंदे का नाम याद नहीं आ रहा कि सर इसमें 47 में सी होगा, प्रूफ भी अटैच किया है उसने। चलिए प्रश्न संख्या 48 है। मंडल पर नए पद के सृजन हेतु राशि कहाँ से प्राप्त की जाएगी। हाउ द मनी इज अरेंज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट एट डिवीजन लेवल। मंडल पर नए पद के सृजन हेतु राशि कहाँ से प्राप्त की जाएगी। तो ये राशि जो प्राप्त की जाएगी आपकी, वो प्राप्त की जाएगी मंडल वैकेंसी बैंक, मंडल वैकेंसी बैंक से प्राप्त की जाएगी, ऑप्शन सी। तो चलिए साथियों अब 49 पे चलते हैं। व्हाट इज द लोवेस्ट सेल ऑफ पे इन लेवल 7 ऑफ 7 CPC, यानी 7 वेतन आयोग के लेवल 7 में न्यूनतम वेतन क्या है। तो यहाँ न्यूनतम वेतन मैं आपको सारे ही बता देता हूँ। वैसे आपको L1 से लेकर के L18 तक याद रखने चाहिए। तो L1 का होता है 18,000 रुपये, L2 का होता है आपके 19,900 रुपये, और L3 का होता है 21,700 रुपये, और L4 का होता है 25,200 रुपये, और L5 का होता है आपके 29,200 रुपये, और लेवल 6 का होता है 35,400, और लेवल 7 का होता है 44,900, और लेवल 8 का होता है 47,600 रुपये। इस हिसाब से आपको L1 से L18 तक याद रखने चाहिए। L18 का होता है 2.5 लाख, जो कि कैबिनेट लेवल के सचिव लेवल के अधिकारियों का होता है। तो यहाँ पे जो पूछा उन्होंने लेवल 7 का पूछा है, तो लेवल 7 का होता है 44,900 रुपये, और लेवल 8 का होता है 47,600 रुपये। तो यहाँ लेवल 7 का पूछा है, तो लेवल 7 के लिए अपना 44,900 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। मैंने आपको कम से कम आप ज़्यादा याद नहीं करें तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक तो आप याद कर ही लें। मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 1 का होता है 18,000 रुपये, लेवल 2 का होता है 19,900, लेवल 3 का होता है 21,700, और लेवल 4 का होता है आपके 25,500, और लेवल 5 का होता है 29,200, और लेवल 6 का होता है 35,400, और लेवल 7 का होता है 44,900, और लेवल 8 का होता है 47,600। तो कम से कम आप लेवल 8 तक तो आप याद रखें। नेक्स्ट है 58, लास्ट है साथियों इस पेपर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। 50 मिनट का वीडियो हो गया है, तो काफ़ी होते हैं 50 मिनट, और हम इसमें 50 प्रश्न ले लेते हैं। फिर अगले पार्ट में हम आपके 51 से लेंगे। तो ये लास्ट प्रश्न है इसमें। साथियों ये प्रश्न है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किस कर्मचारी को सीनियरिटी की हानि होती है। हु विल नॉट लूज सीनियरिटी ऑन म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर किस कर्मचारी को वरिष्ठता की हानि होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाता है कर्मचारी, तो वो उसकी सीनियरिटी पे जाता है और वो उसकी सीनियरिटी पे आता है। यानी 2 कर्मचारी हैं, ए और बी, तो ए तो जाएगा बी की सीनियरिटी पे और बी आएगा ए की सीनियरिटी पर। तो नुकसान किसको होगा, कॉमन सी बात है, जो वरिष्ठ कर्मचारी होगा उसको नुकसान होगा, जो वरिष्ठ कर्मचारी होगा, क्योंकि कनिष्ठ जो जाएगा वो सीनियर की, कनिष्ठ कर्मचारी जो जाएगा वो सीनियर की उस पे जाएगा।
तो वो उसको जो सीनियरिटी मिलेगी वहाँ पे जो जहाँ पे वो जाएगा। अब यहाँ जो सीनियर कर्मचारी है वो कनिष्ठ कर्मचारी की सीनियरिटी पे आएगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो इसमें जो लॉस होगा वो वरिष्ठ कर्मचारी को होगा, न कि कनिष्ठ कर्मचारी को। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हो गया, आपके 50 प्रश्न हो गए साथियों। प्रश्न संख्या 51 से हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये बहुत अच्छा पेपर था। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।